অনুরোধ করতাম। জয় গুরু। আলোচনা প্রসঙ্গে ষষ্ঠ খণ্ড, পেজ 31। প্রশ্ন: সবাই তো বলে পরাধীন জাতির সবচাইতে বড় কাজ হলো স্বাধীনতা অর্জন, তার কাছে অন্য সব কাজ গৌণ। এই বিষয়ে আপনার मत की? ठाकुर जी से फिर से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी तो कहते हैं कि पराधीन जाति का सबसे बड़ा काम होता है स्वाधीनता अर्जन करना, और इसके वजह से उनके निकट बाकी सारे काम गौण हो जाता है। इस विषय में आपका क्या मत है? সিসি ঠাকুর: স্বাধীনতা পেতে গেলেও স্বাধীনতা পেয়ে তা রক্ষা করতে গেলেই চাই উপযুক্ত মানুষ, उपयुक्त शक्ति और संहति। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, स्वाधीनता पाने के लिए, स्वाधीनता पाकर उसे रक्षा करने के लिए उपयुक्त मनुष्य, उपयुक्त शक्ति और संहति चाहिए। স্বাধীনতা অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে इंटरडिपेंडेंस, पारस्परिक निर्भरशीलता। स्वाधीनता अर्थात इंडिपेंडेंस का मतलब है इंटरडिपेंडेंस, यानी कि पारस्परिक निर्भरशीलता। যাই করতে চাও চাই গোড়ায় লাগে মানুষ, कुछ भी क्यों ना करो, जरूरत है जड़ में मनुष्य। আর ভালো মানুষ পেতে গেলে চাই ভালো বিবাহ, और अच्छे मनुष्य पाने के लिए चाहिए अच्छा विवाह। আজ যদি আমরা স্বাধীনতা পাইও অথচ যদি সুজনন পদ্ধতি অব্যাহত রাখতে না পারি, তবে সে স্বাধীনতা উপভোগ বা রক্ষা করবে কে? आज अगर हम स्वाधीनता पा भी लेते हैं, लेकिन अगर सुजनन पद्धति अव्याहत नहीं रख पाएंगे, तो फिर उस स्वाधीनता को कौन उपभोग या फिर रक्षा करेगा? আর প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে গেলেও চাই জাতির সর্বস্তরে আদর্শ প্রাণতা, কৃষ্টিমুখীনতা, সদাচার পরায়ণতা ও সেবাবুদ্ধি সঞ্চারিত করা। और प्रकृत स्वाधीनता पाने के लिए चाहिए जाति का सर्वस्तर में आदर्श प्राणता, কৃষ্টিমুখীনতা, सदाचार परायणता और सेवा बुद्धि संचारित करना। মানুষ যদি সত্তার ভূমিতে সঙ্গবদ্ধ না হয়, পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্বার্থান্বিত না হয়, তাহলে স্বাধীনতা স্বপ্ন आकाश कुसुम मात्र। मनुष्य अगर अपने सत्ता के भूमि पर संगबद्ध नहीं होते हैं, परस्पर परस्पर के प्रति स्वार्थान्वित नहीं होते हैं, तो स्वाधीनता का स्वप्न काल्पनिक है। ঐক্য আসেই এক প্রাণতা থেকে, एकजुटता आती है एक प्रांता से। सबाई चाहे बाँचते बाढ़ते, सभी चाहते हैं बचने और बढ़ने। এই ইউনিভার্সাল আর্জ সার্বজনীন আকুতির বেসিসে ভিত্তিতে সকলকে মিলিত হতে হবে। इस यूनिवर्सल अर्ज यानी कि सार्वजनीन जो सोच है, इसके बेसिस पे सभी को एकत्रित होना होगा। এই আর্জ আকুতির কমপ্লিট ফুলফিলমেন্ট পরিপূরণ হয় আদর্শ, ধর্ম ও কৃষ্টিকে কেন্দ্র করে। इस अर्ज यानी कि जो आकुति है, इसका कंप्लीट फुलफिलमेंट यानी कि परिपूर्ण होता है आदर्श, धर्म और कृष्टि को केंद्र करके। তাই আদর্শ, ধর্ম ও কৃষ্টিকে সঞ্চারিত করে সারা দেশের মধ্যে যদি তদনুক ভাবনা, আচার আচরণের প্লাবন আনা না যায়, তাহলে কিন্তু যত চেষ্টাই হোক না কেন স্থায়ী ঐক্যের प्लेटफॉर्म मंच तैरी होवे ना। इसीलिए आदर्श, धर्म और कृष्टि को संचारित करके पूरे देश में अगर उसी तरह सोचना, समझना, आचार आचरण का प्लावन यानी कि उछाल नहीं लाया जा सकता, तो कितना भी चेष्टा क्यों ना करो, स्थायी ऐक्य, एकजुटता, इसका प्लेटफॉर्म यानी कि मंच तैयार नहीं होगा। पारस्परिक विरोध, विद्वेष
ও সংঘাতের ফাটল তৈরি হয়ে থাকবে। एक दूसरे के साथ विरोध, विद्वेष और संघात का छेद तैयार होना शुरू हो जाएगा। আসরিক প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতার প্ররোচনায় পরস্পর পরস্পরের বাঁচা বাড়ার সহায়ক না হয়ে ক্ষয় ও ক্ষতির কারণ হয়ে उठবে। आसुरिक प्रवृत्ति और स्वार्थपरता के वजह से एक दूसरे के बचने बढ़ने के सहायक न होकर क्षय और क्षति का कारण हो उठेगा। তাই কিম্যান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগুলিকে ধরে ধরে সারা দেশটাকে নাড়া দেওয়া চাই। इसीलिए की मैन यानी कि जो नेतृस्थानीय व्यक्ति हैं उन सभी को पकड़कर पूरे देश को हिला देना चाहिए। आज समुद्र हिमाचल कांपिए तोला चाहिए, समुद्र से लेकर हिमाचल तक हिला देना चाहिए। সে কোনো প্রবৃত্তির ক্ষুধায় নয়, সত্তা পোষণী আবেগে আমার প্রিয় পরম যিনি তার মুখে হাসি ফোটাবার আগ্রহে। वो कोई प्रवृत्ति के क्षुधा से नहीं, सत्ता पोषणी आवेग से मेरे प्रिय परम जो है उनके चेहरे पर হাসি লানে কে আগ্রহ সে। আমি আছি আর আমার ঠাকুর আছেন, আমি তারই, আমি তাকে ভালোবাসি। मैं हूं और इसलिए मेरा ठाकुर भी है, मैं उनका ही हूं, मैं उन्हें प्रेम करता हूं। তাকে ভালোবাসাই আমার স্বভাব, उनको प्रेम करना ही मेरा स्वभाव है। তাকে ভালোবাসি বলে সবাইকে ভালোবাসি, কারণ সবার ভিতরেই তিনি। उनको प्रेम करता हूं इसलिए सभी को मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि सभी के अंदर वे हैं। এই ভালোবাসাময় বাঁচা আমি বাঁচতে চাই, ये প্রেম ভরা জীবন मैं जीना चाहता हूं। কিন্তু আমি একলা এমন করে বাঁচতে পারি না, लेकिन मैं इस तरह अकेले मैं बच नहीं सकता हूं। তাই সমস্ত দুনিয়াকে ওই জীবনীয় ভালোবাসায় পরিপ্লাবিত করে দিতে চাই, যাতে পারস্পরিক আদানে প্রদানে, সেবায়, সাহচর্যে ক্রমাগত তাকেই উপভোগ করতে পারি। इसीलिए पूरे दुनिया में वही जीवनीय प्रेम परिप्लावित कर देना चाहिए, ताकि पारस्परिक आदान प्रदान, सेवा, साहचर्य क्रमागत इस सारे चीज में मैं उन्हीं को उपभोग कर पाऊं। এমনতর একটা ট্রিমেন্ডাস অ্যাটিটিউড, প্রবল মনোভাব পেয়ে বসলেই ইউ আর সেভড, অ্যান্ড along with you the world is also on the way to be saved। তুমি উদ্ধার পেয়ে গেলে এবং তোমার সঙ্গে সঙ্গে জগতও উদ্ধার পাওয়ার পথে দাঁড়ালো। इस तरह एक ट्रिमेंडस एटीट्यूड यानी कि प्रबल मनोभाव पा बैठने पर यू आर सेव्ड, एंड अलोंग विथ यू द वर्ल्ड इज ऑल्सो ऑन द वे टू बी सेव्ड। तुम उद्धार पा जाओगे और तुम्हारे साथ साथ ये पूरी जगत भी उद्धार पाने के पथ पर खड़े हो जाएगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेशदा अभी बहुत सुंदर भाव से, स्पष्ट भाव से और अत्यंत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सुरेशदा एवरीडे यही काम करते हैं और बहुत सुंदर भाव से और भावपूर्ण भाव से ये काम करते हैं। सुरेशदा को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। आज हमारे साथ दो नया दादा ज्वाइन हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, मनोजीत नाथ दादा और अशोक कुमार सिंह दादा। ये दो दादा को मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। एक दादा ने प्रश्न पूछ रहा है कि पराधीन जाति का सबसे बड़ा काम है स्वाधीनता अर्जन करना और बाकी दूसरा सब काम वो सेकेंडरी है। इस विषय में ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, आपका मतामत क्या है? ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि स्वाधीनता तो मिल जाता है, लेकिन उसको रक्षा करने के लिए उपयुक्त मनुष्य, उपयुक्त शक्ति और संहति चाहिए। स्वाधीनता का मतलब है इंटरडिपेंडेंस, पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करना। इसीलिए चाहिए मनुष्य, अच्छा मनुष्य, बहुत अच्छा मनुष्य चाहिए। और अच्छा मनुष्य तभी मिलता है अगर अच्छा विवाह होता है, सुविवाह होता है। अगर हम स्वाधीनता मिल भी जाए और अच्छा मनुष्य नहीं है, सुजनन पद्धति अब्याहत नहीं है, तो स्वाधीनता को रक्षा कौन करेगा? और प्रकृत स्वाधीनता रक्षा करने के लिए चाहिए सर्वस्तर का आदर्श प्रणता, कृष्टिमुखीनता, सदाचार परायणता और सेवा बुद्धि संचालित करना। ये मेनली आज का विषय वस्तु है।
इस विषय वस्तु पर आलोचना रखने के लिए पहले मैं स्वदेशी अजय हलदर को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। स्वदेशी अजय हलदर। जय गुरु दादा। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? ओके। हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु। मैं सर्वप्रथम सभी को जय गुरु प्रदान करता हूँ और आज हमारे एमपी से श्रद्धेय अशोक दा ज्वाइन किए हैं जो एसपीआर है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, जय गुरु प्रदान करता हूँ। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे हम लोग लास्ट 2-3 दिन से कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा प्रश्न ठाकुर जी से यहाँ पर किया गया है कि सभी चाहते हैं स्वाधीनता, ये पराधीन को स्वाधीनता में बदलना और एक अच्छे संस्कार का गठन कर उसमें आगे बढ़ना, लेकिन परम दयाल परम प्रेममय आज से 100 वर्ष पूर्व ही आज जो इस जीवन भावधारा में जो इंसान आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी तभी थोड़े से व्याहत थे कि ठीक है आप पराधीनता जो आज लेकर चल रहे हो, लेकिन स्वाधीन होकर भी अगर आप पराधीन ही रहे तो ऐसे स्वाधीनता का कोई माने नहीं होगा। ठाकुर जी ने सबसे ज्यादा जोर उस समय से ही दिए थे कि एक सुविवाह जब तक के नहीं होगा, सुविवाह नहीं होने से एक सुप्रजनन नहीं होगा, सुप्रजनन नहीं होने से जो स्वाधीनता का हम लोग आनंद लेने का सोच रहे हैं आज, हम उस स्वाधीनता को नहीं ले पाएंगे। ठाकुर जी कितने दूरदर्शी थे, ये हमको आज इस आलोचना प्रसंग को पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि कितना ठाकुर जी ने उस समय ही ये देख लिया था कि अगर हमको स्वाधीनता को बहुत अच्छे से अगर आनंद करना है तो हमको इस जो सुविवाह कंपैटिबल मैरिज वाली जो धारणा है उसको हमको आज से ही उसको नियत करके चलना होगा और एक सु विवाह जब होगा तो उससे ही एक सु प्रजनन होगा, एक सुसंतान का जन्म होगा, तभी हम अपने घर का, हमारे अड़ोस पड़ोस का, देश का गठन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा एक ये हो रहा है। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको एक बार एक लाइन का बताता हूँ कि आदर्श धर्म और संस्कृति का संचार कर पूरे देश में यदि तदनुरूप भावना आचार व्यवहार की बाढ़ ना लाई जा सके तो चाहे कितनी भी कोशिश स्थायी एक प्लेटफॉर्म मंच तैयार नहीं होगा। अगर हम सच्चे आदर्श धर्म और संस्कृति का संचार कर पूरे देश में यदि तदनुरूप भाव से नहीं चलते हैं, मैं एक छोटी सी घटना से आप लोग को ये बताने की कोशिश करूंगा कि अभी रिसेंटली जो नेपाल की घटना हुई है, आज एक युवा पीढ़ी आज अपने पूरे प्रधानमंत्री से लेके हर इसको खदेड़ खदेड़ कर मार रहा है और देश छोड़ने पर मजबूर कर दे रहा है। आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है कि सब कुछ उथल पुथल हो गया है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हम लोग ने यही चीज बंगाल में भी देखी थी। तो आज सभी पराधीनता को न्यस्त कर स्वाधीनता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, स्वाधीनता का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इस स्वाधीनता का मतलब क्या है अगर हम उस स्वाधीनता का आनंद नहीं ले पाए और स्वतंत्र रूप से अगर हम लोग उस अपने जगह पर, अपने भूमि में अगर हम लोग विचरण ना कर पाए तो ऐसा स्वाधीनता का मतलब ही नहीं है। और ठाकुर जी उसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग स्वाधीनता का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे को लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आदर्श धर्म और संस्कृति का संचार। आदर्श और धर्म को लेकर जब तक कि हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक कि हम इस स्वाधीनता को स्वाधीनता के हिसाब से कभी भी हम लोग उपभोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग पराधीन ही रहेंगे। और ये एक जीवंत उदाहरण जो हम लोग अभी नेपाल में जो घटना हो रही है उसके हिसाब से देख रहे हैं। एक छोटा सा कोट मैंने पढ़ा था कहीं पर कि आज से ठीक 2001 की ये घटना है कि नेपाल के जो राजा है वीरेंद्र, उनका एक भरा पूरा परिवार होता है, वो खुद फॉरेन से पढ़े हुए होते हैं, वहां के राजशाही राजा होते हैं और उनका जो बेटा होता है उसका नाम दीपेंद्र होता है। राजा वीरेंद्र जो थे वो बहुत ही शिकार के शौकीन हुआ करते थे और उनके मन में हमेशा यही वाला भाव रहता था। एक बार जब वो अल सुबह कहीं शिकार के लिए जाना निकल रहे थे
तो पूर्व रात्रि के समय उनका मिलन होता है और वैसे में फिर जब उनकी पत्नी गर्भ धारण करती है तो उस समय जो उनका बेटा पैदा होता है उसका नाम वीरेंद्र होता है। राजशाही परिवार था, सब कुछ एजुकेशन एजुकेशन से लेके सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे में उसके बेटे को फॉरेन भेजा जाता है। कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि कैसे हम लोग का विचार, कैसे हम लोग का सुविवाह हमारे नेक्स्ट जनरेशन को और हमारे प्रति प्रत्येक हमारे दैनंदिन जीवन को अग्रसर करता है, कैसे उसको इफेक्ट करता है। ये इस घटना में मेरे को समझ में आया कि वो अपने बेटे वीरेंद्र को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड फैमिली है, राजशाही परिवार है, एक देश को लेके चल रहे हैं वो लोग। राजा वीरेंद्र जब पढ़ के अपने देश नेपाल वापस आते हैं, इस बीच में फॉरेन में किसी लड़की से उनको प्रेम होता है और वो आके घर पे सारा कुछ बताते हैं। चूंकि राजशाही परिवार था, लड़की भी जो थी वो भी राजशाही परिवार से थी, लेकिन कंपैटिबल मैरिज जो सर ठाकुर जी ने आज अपने प्रति प्रत्येक हम लोग लास्ट कुछ हर खंड में ये देखते आ रहे हैं कि ठाकुर जी ने सबसे ज्यादा विशेष जोर दिया है शिक्षा, दीक्षा और शुविवाह पर। जब तक ये तीनों चीज, ये तीन जो स्तंभ ठीक नहीं होंगे, मनुष्य इस स्वाधीनता का, मनुष्य इस अपने जीवन को आदर्श के रूप में लेकर चलने का जो आनंद है, जो सुख है, उसको भोग ही नहीं पाएगा। ठाकुर जी ने एकदम सीरियस से नकार दिया है कि हो ही नहीं सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा, दीक्षा और सबसे इंपॉर्टेंट सुविवाह। सुविवाह अगर नहीं होगा तो एक सुप्रजनन नहीं होगा, और सुप्रजनन नहीं होगा तो उसका हम लोग आगे कुछ भी उसका सोच ही नहीं सकते हैं। ठाकुर जी ने ये तक बोला है कि अगर अगर अनुलोम विवाह नहीं होता है तो प्रतिलोम विवाह अगर नहीं होता है तो आप कम से कम गर्भ धारण ना करें, आप कम से कम बच्चे को ना इस धरा पर लेके आए, क्योंकि इतना ज्यादा भयानक है ये प्रतिलोम विवाह का इस धरा पर होना। तो वैसे ही जो राजा होते हैं वो राजा वापस अपने नेपाल में आते हैं। चूंकि यहाँ पे सिर्फ ये देखने वाली बात है कि कैसे राजा वीरेंद्र जो थे, जो दीपेंद्र के पापा थे, पिताश्री थे, राजशाही परिवार के राजा थे उस समय नेपाल के तत्कालीन। तो एक मन की जो भावना थी, जो उनका शिकार वाला जो उनका इंस्टिंक्ट्स था, वो कैसे उनके बेटे में समाता है। और जब वो जब विवाह के योग्य होते हैं और वो जब किसी लड़की से प्रेम करते हैं और वो चीज अपने घर में आकर उस चीज को बोलते हैं, तो जब सिरे से नकार दिया जाता है तो उनके मन में इतना ज्यादा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है कि वो इस चीज से उभर ही नहीं पाते हैं। और एक दिन 1 जून 2001 में वो अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, मिलिट्री का वहां पे जो यूनिफॉर्म है उसको पहनते हैं, 2 राइफल लाते हैं और एवरीवन सबसे पहले अपने पिताश्री को शूट करते हैं, फिर अपनी माता को शूट करते हैं, फिर अपने सिस्टर को, ऐसे करके पूरा राजशाही परिवार समाप्त हो जाता है। तो कैसे एक सोच, कैसे एक विवाह, कैसे एक सारा कुछ हमारा आगे का पूरा तहस नहस कर देता है। और वही चीज आज जो ठाकुर जी ने इसमें बोला है कि आदर्श, धर्म और संस्कृति को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर लेके वाली अगर धारणा नहीं होगी, तब तक कि हम इस स्वाधीनता को लेकर चलने का सोच भी नहीं सकते हैं। ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दिया है कि अगर हम स्वाधीनता को पाना ही चाहते हैं, उसे बचाई रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है मनुष्य, शक्ति और संगठन। किसी भी चीज को आहवत करके अगर हमको लेकर चलना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ठाकुर जी ने बता दिया है कि हमको एक यूनिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिटी अगर है तो हमको अपने उसके लिए मनुष्य का होना बहुत जरूरी है। एक बार एक सातवती में मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जब ठाकुर जी सशरीर थे तो हमने कई जगह देखा और पढ़ा भी है कि विशिष्ट विशिष्ट नेतागण ठाकुर जी से आकर मिला करते थे। ऐसे ही एक बार स्वतंत्रता की पूर्व कोई एक बड़े नेता ठाकुर जी से आके मिलते हैं और बोलते हैं, जब सारा कुछ सेट हो चुका था कि हम लोग वेरी सुन हम लोग इंडिपेंडेंट होने वाले हैं,
तो ठाकुर जी ने ठाकुर जी से पूछा, उन्होंने बताया उनको कि ठाकुर जी, हम लोग ऐसे इस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हम लोग इंडिपेंडेंट की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी स्वतंत्रता का आनंद हम लोग उपभोग करेंगे। तो उस समय आश्रम में कुछ-कुछ जो घास का एक छोटा-छोटा बेड रोल होता है, छोटा-छोटा पॉट होता है, वो वहाँ पे रखा हुआ था। ठाकुर जी वहाँ पे उनको एक एग्ज़ाम्पल देके कहते हैं कि ये जो छोटा-छोटा घास है, मैं चाहता हूँ कि इस देश का प्रत्येक मनुष्य इस घास की तरह एकदम एकदम अच्छे से अग्रसर होके बढ़ उठे और इस जीवंत जो ज्वाला है उसको आगे लेके चल सके, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक आदर्श का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक के जीवंत आदर्श नहीं होगा और धर्म नहीं होगा और संस्कृति नहीं होगा, तब तक के हम लोग उस दिशा में, स्वाधीनता की दिशा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और जैसा आप ये घास को देख रहे हैं, अगर इसमें हम लोग नियत सिंचाई नहीं कर पाए, नियत अगर पानी नहीं दे सके, उसको अगर हम लोग ठीक से रख रखाव नहीं कर पाए, तो एक सर्टेन टाइम के बाद में ये जो घास है, ये हमारे युवाओं की तरह ये मुरझा जाते हैं। तो सेम उसी तरह की अगर हम लोग को स्वाधीनता तो अगर ले लेंगे, लेकिन ये स्वाधीनता को अगर हम लोग को उसको बजाय रखना है, उसको अगर हमको आगे लेकर अगर चलना है, तो हमको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो संस्कृति के प्रति हमको धर्म और आदर्श को लेकर चलने की जरूरत है। जब तक कि हम प्रत्येक मनुष्य को धर्म की ओर आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक कि हम उस प्लेटफॉर्म को स्वाधीनता की ओर आगे लेके नहीं जा पाएंगे, उसका आनंद हम लोग ले ही नहीं पाएंगे। ठाकुर जी यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट का ही मतलब है इंटरडिपेंडेंट, है ना, पारस्परिक निर्भरता। जो कुछ भी क्यों ना करे, उसके जड़ में बस मनुष्य ही है। और अच्छे मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा विवाह, कंपेटिबल मैरिज। कंपेटिबल मैरिज के लिए ठाकुर जी ने यहाँ पे विशेष जोर दिया है। और अच्छे विवाह से ही हम सुजनन को कायम रख पाएंगे, वरना हमारा इस स्वाधीनता को सोचना और उसे वास्तविक में परिणत करना सब कुछ ही भूल व व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात लाखों लोगों को जीवन का बलिदान करके जो स्वाधीनता आज हमने प्राप्त की है, पता नहीं कब ये नेपाल जैसी एक घटना हो और हमारा जो स्वाधीनता है वो कब पराधीनता में लिप्त हो जाए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि ठाकुर जी ने सत्यानुशन में भी बोला है कि वीर बनो किंतु हिंसक होकर बाघ भालू मत बन जाओ। आज नेपाल का प्रत्येक युवा हिंसक होकर बाघ भालू जैसा व्यवहार कर रहा है। उसको धर्म क्या है, धर्म को कैसे लेकर चलना है, जीवन आदर्श क्या होता है, संस्कृति क्या है, कैसे उसको बचाए रखा जा सकता है। क्योंकि एक सुविवाह नहीं होने से एक सुप्रजनन नहीं होता है, और सुप्रजनन नहीं होने से आज ये जो घटना हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये वास्तविकता में रूप लेता है। ठाकुर जी आगे कह रहे हैं कि वास्तविकता पाने के लिए राष्ट्र के प्रति जय गुरु, प्रत्येक स्तर पर, जय गुरु चलिए। दादा, जय गुरु दादा। हाँ, आगे दादा, जय गुरु। एक थोड़ा सा और बोल के मैं खत्म करूंगा अपना। हम लोग ने एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देखा यहाँ पे कि भारत में आजकल जो तलाक के केस है, वो आजकल खूब बढ़ जा रहे हैं। उसका सबसे ज्यादा एक जो रीजन है, वो है कि आदर्श और संस्कार का नहीं होना, ये इसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है। तो एक जगह मैंने पढ़ा है कि गुरुओं की जो परंपरा है, उसमें सबसे प्रजन जो है श्री वशिष्ठ ने मिथिलेश नंदनी माता जानकी और जनक पिता श्री राघवेंद्र सरकार राम की युक्ति कुंडली का विचार किया, तो बताया गया है कि इस समय आद्र यहाँ है। उनकी जब विवाह की बात चल रही थी माता सीता की और प्रभु श्री राम की, तो जो गुरु वैशिष्ट होते हैं, वो उन्होंने उनकी जब युक्ति को एनालिसिस किया, तो उन्होंने एक कंपेटिबल मैरिज कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है
कि आज हमारा आद्र यहाँ पर है, हमारा बृहस्पति यहाँ पर है, हमारा जो सूर्य है वो यहाँ पर है, चंद्र यहाँ पर है, तो इस समय ये विवाह का होना बहुत ही उपयुक्त होगा। और ये विवाह इस समय अगर होता है तो दुर्दांत व्यक्ति भी जो भगवान शंकर के आशीर्वाद से अभिषिक्त रावण भी इस विवाह के बीच में आ जाए तो इस विवाह और दाम्पत्य प्रेम को कोई भी खंडित नहीं कर सकता है। गुरु वशिष्ठ ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके यहाँ पे बताया कि रावण जैसा प्रखर दानव भी अगर यहाँ पे आ जाए तो जो कंपेटिबल मैरिज का जो स्तंभ है वो अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो कोई भी उसको उसकी नींव को हिला नहीं सकता। इसीलिए आज कंपेटिबल मैरिज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आदर्श को लेकर चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वही ठाकुर जी ने यहाँ पर बहुत विशेष जोर देके किया है, कहा है। जय गुरु दादा। जय गुरु। दादा ने जो नेपाल का एग्जाम्पल दिया है वो एक प्रकृष्ट एग्जाम्पल है इस विषय वस्तु का। स्वाधीनता तो मिल गया, लेकिन उनको बजाय रखने के लिए जो आदर्श प्राणता, कृष्टि मुखरता, सदाचार परायणता, सेवा बुद्धि संचारित करना, ये सब नहीं होगा तो नेपाल जैसे ही केस होगा। नेपाल में राज परिवार में कैसे सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि कंपैटिबल मैरिज या सटीक विवाह नहीं होने से, सुप्रजनन नहीं होने से क्या उसका इफेक्ट होता है, वो ठाकुर जी कितना दिन पहले ये सब बता के गए, और ये सब चीज हमको आंखों के सामने देखने पा रहा है। तो ठाकुर जी कैसा भविष्य दृष्टि थे, इसी से हमको पता चलते हैं। एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय श्री अजय हलदर दा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री अजय जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री जगतपाल दा। जय गुरु। आज का जय जो गुरु। विषय है श्री ठाकुर देव को प्रश्न किया जा रहा है कि स्वाधीनता के लिए सब कोई कुछ न कुछ लड़ाई कर रहे हैं, और इसके लिए आपका क्या राय है? ठाकुर जी पहले तो ये बात बोलते हैं कि स्वाधीनता जो है, पहले तो इसका मीनिंग समझने की जरूरत है। मतलब स्वाधीन मतलब सु के अधीन। अगर हम लोग सु अर्थात जो अपना लिविंग है, आइडियल है, उनके अधीन अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग स्वाधीन कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा वृत्ति प्रवृत्ति एक कॉम्प्लेक्स के अधीन रह के ये स्वाधीनता हम लोग अर्जन नहीं कर पाएंगे। और अगर कैसा भी करके ये स्वाधीनता अर्जन कर भी लिया तो इसको टिकाने के लिए, इसको ठीक से मतलब धारण करके रखने के लिए ऐसा मनुष्य अगर नहीं होगा तो देश सरकार में चला जाएगा, मतलब रसातल में जाएगा, ऐसा बोला जाता है। तो ठाकुर जी एक वाणी में एक जगह पे बोलते हैं कि জনন বিভ্রাট যে এলো রে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রে ছেয়ে লাখ ঐশ্বর্য থাকনা সেথায় আপদ সেথায় যাবেই বে। ये जनन विभ्राट मतलब ये प्रतिलम्ब जो विवाह है इसके बारे में ठाकुर जी बता रहे हैं कि ये प्रतिलम्ब विवाह जो है ये जनन विभ्राट ही है। तो ये जनन विभ्राट बोलते हैं जैसा आता है तो ये एक एक मतलब पीढ़ी पीढ़ी के हिसाब से जैसा आता है कि उसका बेटा ने ऐसा दूसरे जाति से या तो दूसरे कास्ट से शादी किया है, पर उसका जो बच्चे हुए हैं, फिर वो बच्चा किसी और अलग कास्ट से शादी किया है, तो ये जनन विभ्राट जब आता है तो ये बोलता है कितना भी शक्तिशाली हो, देश हो, राष्ट्र हो, व्यक्ति हो, बोलते हैं वहां पे वो विपद जो है, वो आपदा जो है वो मतलब जाएगा ही जाएगा। ये सत्य अजय दा ने एग्जाम्पल दिया, जो वीरेंद्र जो वहाँ का नेपाल का जो राजा थे, वहाँ पे ये एग्जाम्पल इसके लिए बहुत ही मतलब एप्रोप्रिएट लगा, क्योंकि ये जनन विभ्राट ही है। तो ये क्रमे क्रमे बोलते हैं जैसा आता है तो ऐसा ये विपद, ये आपदा वहाँ पे चला जाता है। तो इसके लिए ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले स्वाधीनता से पहले हम लोगों को विवाह संस्कार की जरूरत है, और विवाह संस्कार करने के लिए पहले तो सबको जो समाज सेवक है वो लोगों को आगे आना पड़ेगा। फिर अगर विवाह संस्कार अगर ठीक से नहीं हो पाया
तो हमारे देश में, समाज में सुसंतान नहीं आ सकता है। और सुसंतान जब तक नहीं आएगा तब तक ये देश को टिकाए रखना या तो ये जो एग्जिस्टेंस है अपना, उसको भी टिकाए रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो ठाकुर जी और एक जगह पे एक वाणी में बताए हैं कि जोनी जोगे डुगले डुबले पाप रोखाई कठिन ताहार दाप। अर्थात हम लोग किसी भी लड़की से शादी ब्याह कर लेते हैं तो इससे जो नुकसान होता है और इससे जो पाप होता है, इसका जो दावानल होता है, उसको बोलते हैं ये कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। आज हम लोग हर कंट्री में देख रहे हैं कि एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ, एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का जो लड़ाई हो रहा है, वार हो रहा है, कभी मतलब दूसरे कंट्री के साथ कभी अपना इंटरनल मतलब जो लड़ाई जो चल रहा है, जैसा नेपाल में चल रहा है, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में चल रहा था, तो ये सब उसका ही नजारा है। तो ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले अपने को विवाह संस्कार करके अपना समाज में सुसंतान कैसे आएगा, और वो सुसंतान के ऊपर डिपेंड करता है कि देश का भविष्य कैसे होगा। एक जगह पे बोला गया है, ए ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट। तो ऐसे ही बोलते है, एक जैसा पेड़ को जाना जाता है उसका फल देख के, ऐसा ही एक संतान को मापा जाता है उसका मतलब वो संतान कैसा है उससे पता चलता है कि उसका पिता उसका माता कैसे हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं माता पिता का जो स्वभाव है, उसका जो चरित्र है, वो सब परखा जाता है उसका संतान को देख के, क्योंकि संतान ही होता है वो पिता माता का सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट जब बच्चे आते, मतलब बच्चे को देख के मालूम पड़ता है कि अरे ये बच्चा तो उनका ही है। तो ये बच्चा अगर इतना अच्छा है, अगर ये आइडियल को लेके चल सकते हैं और उनके स्वभाव है, ये चरित्र इतना अच्छा अगर हो सकता है, तो उनके माँ बाप भी इतने अच्छे तो होंगे ही होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को जो चरित्र है, चरित्र के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। चरित्र अगर ठीक नहीं होगा तो किसी मतलब कोई भी इंसान के उसको प्यार नहीं, मतलब प्रेम नहीं करेंगे। जैसे हम लोग ईश्वरेंद्र विद्यासागर के जो छोटे, जब हम बचपन में हम लोग पढ़े थे जूनियर सीनियर में कि सरल वर्ण नवोद करके एक बुक था, उसमें लिखा गया था कि देखो सुबोध, বাগানে বাগানে ফুল ফুটিয়ে আছে, ওই যে লাল ফুলটি দেখিতেছ উহার নাম পলাশ ফুল, উহার মোটেই সুবাস নাই, তাই উহাকে কেহ ভালোবাসে নাই। তো তাই তুমি যদি ভালো করিয়া লেখাপড়া না শেখো আর তোমার রূপ আছে বলিয়া কেহ তোমাকে ভালোবাসিবে না, আর রূপের চেয়ে গুণের অধিকার, গুণের আদর सर्वत्र बेसी, এই কথাটি তুমি সতত মনে রাখিও। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का ये बातें कि जंगल जंगल में कितने सारे फूल हैं, फिर वो जो फूल है, जो लाल फूल सबसे ब्राइट दिख रहा है, मगर वो फूल को कोई तोड़ने वाला नहीं है, कोई लेके जाता नहीं है। वो दिखने में इतना अच्छा है, फिर भी कोई उसको मतलब आदर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सुवास नहीं है, उसमें कुछ सुगंध नहीं है। इसीलिए बोलता है वो उसको कोई लेने के लिए कोई जाता नहीं है। इसीलिए बोलता है कि रूप से ज्यादा गुणों का आदर किया जाता है। एक बार अपना रविंद्रनाथ ठाकुर एक कविता में बोले थे कि হে মোর দুর্ভাগা देश যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। ठाकुर जी यहाँ पे ये पंक्ति को सुनने के बाद बोलते हैं किसको अपमान किया गया है? अपमान अपमान किसी को नहीं किया गया है। अपमान जिसका अंदर जो चरित्र रहता है, जो गुड कंडक्ट रहता है, वो कभी ऐसा मतलब कि दूसरे कोई भी मतलब संप्रदाय के लोग क्यों ना हो, उसको कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, क्योंकि हमेशा चरित्र का ही पूजा किया जाता है, चरित्र को ही रेस्पेक्ट दिया जाता है। एक इंग्लिश में एक कहावत है कि वेल्थ लॉस्ट इज नथिंग लॉस्ट, हेल्थ लॉस्ट इज समथिंग लॉस्ट, कैरेक्टर लॉस्ट इज एवरीथिंग लॉस्ट। तो इसीलिए बोलते
से जो हमारा वेल्थ मतलब जो धन जो है ये अगर क्षति होता है, नुकसान होता है, तो इसके लिए बोलते हैं कोई क्षति नहीं हुआ है। और हेल्थ लॉस होता है मतलब स्वास्थ्य के लिए कोई अगर क्षति होता है तो वो थोड़ा क्षति हुआ है ऐसा माना जाता है। और अगर वो कैरेक्टर लॉस्ट होता है तो बोलते हैं सब कुछ वो खो देता है। तो इसीलिए कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ता है। ठाकुर जी ये सब बातों को फिर से दोहराते हुए बोले हैं कितने मुसलमान फकीर जो है वो फकीर के जो पैर धोने का जो पानी है उस पानी को पी के कितने लोगों ने अपना जिंदगी को सुधार लिया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये संघबद्ध होकर आइडियल को पकड़ के चलेंगे तो समाज में सुधार आ सकता है। और जो स्वाधीनता करके हम लोग चिल्ला रहे हैं तो इसको रक्षा किया जा सकता है। तो यही मैं आज का टॉपिक के बारे में थोड़ा आलोचना करने की कोशिश किया। जय गुरु दादा। जय गुरु। तो जगतपाल दा एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है। बहुत सारे कोटेशन देके दादा ने इस विषय वस्तु का आलोचना करने का कोशिश किया है। और ये जो कोटेशन दिए है वो सब कुछ बहुत सुंदर मैच होता है इस विषय वस्तु का साथ। जैसे कि जनन विभ्राट होगा तो विपद आएगा ही आएगा, जैसे नेपाल राजवंश में आए थे। फिर दादा ने बोले कि वृक्षों का परिचय क्या होता है, वो फल से परिचय होता है। वृक्ष को पूछेंगे तो आपका नाम क्या है, तो बोलेगा मेरा फल देखो। सिमिलरली मनुष्य को जो है इंसान उनका फल से मतलब उनका पिता माता से पता चलता है कि वो इंसान कैसे है। बहुत सुंदर। और एक बात बोले दादा, एक बहुत सुंदर फूल था रेड कलर का, लेकिन उसका सुवास नहीं था तो उसको कोई वैल्यू नहीं देते थे। सिमिलरली इंसान का अंदर ऐसा सुवास नहीं है, सुगंध नहीं है, चरित्र नहीं है, तो उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। कितना सुंदर आलोचना रखा है सद्योश्री जगतपाल दा। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए सद्योश्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करेंगे आलोचना रखने के लिए। सद्योश्री मनोरंजन पात्रोदा। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर टॉपिक। आज भी ठाकुर जी को प्रश्न पूछा गया है। सब लोग जैसे 1944 में हम लोग को जानते, बाय रिकॉर्ड 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ था। तो ठाकुर जी को भी उसके टाइम मतलब बहुत सारे रिवॉल्यूशन चल रहा था, नेताजी चल रहे थे, गांधी जी भी थे। तो सब लोग पूरा देश भागा दौड़ी कर रहा था, इंडिपेंडेंस कैसे अंग्रेज को भगाए। तो ठाकुर जी तो ये जन्म में आए हैं तो जन्म जन्म तक आते रहते, राइट। उनको पता है मनुष्य के लिए क्या इंडिपेंडेंस है। तो हम लोग जिसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं वो इंडिपेंडेंस नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंसी है। तो हम लोग का भी क्या है ना, हम इंडिपेंडेंस मतलब मैं खुद स्वाधीन हो गया। खुद स्वाधीन हो गया तो मनुष्य एक सोशल एनिमल है, राइट। मैं खुद स्वाधीन हो गया, अकेला तो नहीं रह पाऊंगा, तो इंटरडिपेंडेंसी है। तो सब लोग अगर जब तक सुधरे नहीं तो ये स्वाधीनता किसी काम का नहीं है। ठाकुर जी को पूरा दूरदृष्टि था, ये जो स्वाधीनता हम लगा रहे थे ना, ये एक ही जन्म के बाद नेक्स्ट जनरेशन में खराब हो जाएगा। आज देखिए सारा कंट्री में ऐसा कुछ कंट्री नहीं जो प्रॉब्लम में है। जितना डेवलप्ड अमेरिका, यूरोप, सब कुछ ले लीजिए, रसिया, बड़े बड़े डेवलप कंट्री है। हम लोग तो इंडिया डेवलपिंग में थे, वो इतना मतलब पढ़ाई में, टेक्नोलॉजी में, सब में आगे थे। मतलब आज लोग दूसरे को मारने के लिए लगे हैं। आज क्या सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये सब चीज ठाकुर जी देखे थे कि हमको जो इंडिपेंडेंस आप लोग चिल्ला रहे हो, ये एक जनरेशन के बाद पूरा ध्वस्त होने वाला है। तो इसलिए ध्वस्त बनाने वाले हैं क्योंकि आप मनुष्य नहीं बनोगे। जैसे जेल में कुछ कैदी है, वो चाहते हैं हम इंडिपेंडेंस हो जाए, उनको छोड़ दो। तो उनका सोच जो है क्या करना है, खराब ही करना है, नेगेटिव को क्रिएट करना है। तो जब उनको छोड़ दोगे तो वो इंडिपेंडेंस के नाम पे क्या करेंगे, ध्वस्त विध्वस्त ही करेंगे। आज दुनिया का हालत ऐसा हो रहा है। तो ठाकुर जी बोले अभी हम लोग को एक एक में कोट पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर भाव से ठाकुर जी समझाए। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने हिसाब से कुछ बोलूं, तो उसी बात को मैं जितना मेरे हिसाब से बोध में मैं प्रकाश करूंगा। ठाकुर जी बोले कि स्वतंत्रता पाने है हो तो स्वतंत्रता पाकर उसे बचाए रखना, तो दोनों में स्थितियों में चाहिए योग्य व्यक्ति, योग्य शक्ति और संगठन। स्वतंत्रता पाना अलग चीज है, उसको बचा के नहीं रख पाओगे तुम। जुग जुग तक जब नेक्स्ट जनरेशन में जाओगे, अगर
अच्छा व्यक्ति, योग्य शक्ति और संगठन आप नहीं मिलेगा, तो इसको आप बचा के कैसे रखोगे? वो तो ध्वस्त विध्वस्त हो जाएगा। ठाकुर जी बोले कि स्वतंत्रता पाने का इंडिपेंडेंस नहीं है, उसका अर्थ है इंटरडिपेंडेंस, मतलब पारस्परिक निर्भरता। मैं सोशल एनिमल हूँ, मैं बचूंगा, मैं अगर दूसरों को, मेरा साथी मेरा परिवार परिवेश मेरा देश को अगर बचाया नहीं पाया तो इस इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, फिर से अटैक होगा, फिर से हम मतलब किसी का अंदर में चले जाएंगे, पराधीन में चले जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी करना चाहे उसकी जड़ में लाभ चाहिए मनुष्य। आप जो भी करो, आप किसी भी वार्ड में किसी भी में कुछ भी करो, आंदोलन करो, बट उसके जो व्याकरण में, जो बैकबोन में जो चाहिए आपको अच्छा मनुष्य, जब तक आप अच्छे मनुष्य नहीं पाते हो तब तक ये कुछ नहीं होगा। तो अच्छे मनुष्य पाने के लिए तो ये तो एक 40 साल का बात नहीं करे ठाकुर जी, जुगों जुगों तक एक इतना साल से, करोड़ों साल से आ रहा है। हम लोग जो सुने हैं ना सत्ययुग द्रौपदी, कृष्ण तो सच में थे 7,000 पहले, 5,000 साल पहले कृष्ण थे, उसके पहले भगवान राम थे। तो जुगों जुगों से संसार आया हुआ है। तो मिलियंस, मतलब आप देखोगे हिस्ट्री, पहला जब अर्थ में कोई मनुष्य आया होगा वो करोड़ साल पहले आया होगा। तो ये तो आज का नहीं है। ठाकुर जी बोले अगर 40 साल का आपको इंडिपेंडेंस मिल भी गया तो आप नेक्स्ट जनरेशन को कैसे कैरी कर लोगे? तो इसलिए चाहिए सुप्रयोजन, शिक्षा दीक्षा सुप्रयोजन विवाह। ठाकुर जी जो हर हमारा जो मूल मंत्र है सत्संग का, शिक्षा, अच्छे शिक्षा आना, अच्छा दीक्षा आना, दीक्षा मतलब दक्षता बढ़ना, अच्छा विवाह होना। तो अच्छा विवाह जब तक नहीं होगा तो अच्छा प्रयोजन भी नहीं होगा। तो अच्छा प्रयोजन नहीं होगा अगर पूरा प्रतिलोम विवाह होके जो संतान आएंगे, तो आप जैसे नेपाल का दादा एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उस टाइप का संतान वो देश का भार कैसे संभालोगे? तो संभाल के नहीं ला पाएंगे। तो ठाकुर जी बोले कि इसलिए चाहिए अच्छे विवाह। आज यदि हम स्वतंत्रता पा भी जाए, पर यदि हम सुप्रयोजन पद्धति का कायम ना रख पाए तो उस स्वतंत्रता का उपयोग या संरक्षण करेगा कौन? आज सोचिए, आज दुनिया में इतना, किसी भी कंट्री को ले लो, मैं पूरा हिस्ट्री भी बोल दूंगा, बट चाहिए तो टाइम नहीं है अभी, 10 मिनट में मुझे बोलना है। बट किसी भी कंट्री को आप ले लो, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो एक ही इंडिया है, थोड़ा बहुत हम लोग ना हमारा वंश परंपरा को जो शादी को सही में ढंग से लेके चल रहे, इसलिए आज हम शांति में बैठे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खराबी है, टॉर्चर है, प्रॉब्लम है, गरीबी है, फिर भी जो बहुत सारे लोग इंडिया में शांति में है। अब ब्रेक मतलब हिस्ट्री देख लो, गूगल चेक कर लो, कहाँ भी चेक कर लो। इसलिए शांति है, यहाँ पे मनुष्य है। यहाँ पे भी आज गुरु का सम्मान करते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि 100 से 100 खराब है, तो कुछ तो है जो सम्मान करके आगे लेके जा रहे हैं। यही टाइप का मनुष्य अगर जितना ज्यादा बढ़ेंगे तभी जाके देश बचेगा, तभी जाके संसार बचेगा, तभी जाके मेरा ठाकुर जो चाहते हैं ना उनका बात सफल होगा। नहीं तो ऐसे डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी से बात करके उसका कुछ फायदा नहीं। ठाकुर जी बोले और वास्तविक स्वतंत्रता पाने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक स्तर पर चाहिए आदर्श प्राणता, संस्कृति मुखीनता, सदाचार परायणता और सेवा भाव का संचार। ये सारा चीजें हमको चाहिए। अगर वास्तविक स्वतंत्रता हमको चाहिए, आदर्श प्रणयता चाहिए, एक आइडल चाहिए ही चाहिए, एक आदर्श। मेरा ठाकुर मेरे लिए आदर्श है। और जब तक मेरे पास मिरर नहीं रहेगा, मैं कैसे बेंचमार्क करूंगा मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? तो गाइडलाइंस तो चाहिए। मैं मनुष्य हूँ, मुझे जैसे बचपन से मुझे सिखाना पड़ता है। बचपन से जब जन्म लिया मुझे खाना पड़ता है कि आप राइट हैंड में खाओ, माँ बाप ने सिखाए। लेफ्ट हैंड में ना मत खाओ, यहाँ पे चलो, ऐसा पढ़ाई करो। तो धीरे 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 सिखाने का एक स्टेज में सिखाए, स्कूल पे गया, गुरुकुल में गया, मुझे सिखाया गया पढ़ाई कैसे करना है, स्किल कैसे डेवलप करना है। पर जीवन जीने के लिए तो गुरु चाहिए। किसी में मतलब एक बार हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, पास हो गया, क्वालिफाई हो गया, जॉब लग गया, तब कोई नहीं है। तब मनमानी हो गया, किसको शादी करना, क्या दारू पीना है, क्या दोस्ती करना है, कोई सिखाता नहीं है। और तब तक जब नहीं सिखाएगा मनुष्य, जब 22-25 साल तक किसी के अंडर में, किसी का गाइडेंस में सीख सीख के आया, तभी जब कॉलेज में थोड़ा सा कमाना लग गया, उसको बोलता है कि वो सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंस हो गया, मैं अभी स्वाधीन, मेरा ना मैं माँ बाप का सुनूंगा, मैं गुरु का सुनूंगा, किसी का नहीं सुनूंगा। जब वही भाव आ जाता है तो उसका सर्वनाश का कारण बन जाता है। वो धीरे धीरे देखिए, आज का रेट में आप गारंटी ले लो, जिसका गुरु नहीं है, आप उस अगर वो 40-50 का रेंज में है, वो पूरा डिप्रेशन में होगा, नेगेटिव में होगा, चाहे पैसा में कितना भी कमाए। कहीं पे जाके सिगरेट में, स्मोकिंग जन में स्मोक कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, गलत बात कर रहा होगा, इसके अगेंस्ट में कंप्लेन, पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में अपने मोदी ये नहीं किया, नहीं किया, ऐसे बात कर रहा होगा, क्योंकि उसका आइडल नहीं है। मार्ग क्या है, करना क्या है, पैसा तो आ गया, फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है? नहीं तो भी सुसाइड करते हैं लोग। तो वही चाहिए कि आदर्श चाहिए। जब तक आदर्श प्रणता, संस्कृति मुख्यता, आगे लेके कैसे जाऊं, मैं जब सिखाऊं, अगर मेरा जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है,
मैं नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पासन करूं, मेरा बेटा है अभी, वो भी चाहिए। क्योंकि मैं जब स्टेज में गुजर के आज यहाँ पे पहुंचा हूँ, मुझे अगर 41-42 हुआ है, मेरा 6 साल का बेटा को मैं कैसे नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अच्छे मार्ग बताऊं, अच्छा आदर्श को, मेरा गुरु को, मेरा ठाकुर जी को इंट्रोड्यूस करूं। तुझे जीना है जीवन का सारा चीज, सारा रोल, सारा अनुभूति, सब कुछ ठाकुर जी ही दिए। वो गाइडलाइंस को जब फॉलो करके जाओगे, पूरा आप 80 साल जितना भी आपका पीरियड है आराम से, मतलब ठाकुर जी चाहते हैं आनंद में जियो, खुद आनंद में जिए, ये गारंटेड है, लोग जी के गए, राइट। हम लोग भी इसी रास्ते में, ऐसा नहीं कि आप जीवन शैली है ना, जीवन खत्म होता है एवरी मोमेंट में डिस्कशन कर रहा हूँ, ये मोमेंट तो आप नेक्स्ट मोमेंट में नहीं आएगा, ये मोमेंट तो चले जा रहा है। तो ये जो साइकिल को मैं पासन कर रहा हूँ, वो साइकिल को पासन करने के लिए मुझे आदर्श चाहिए, और बिना आदर्श का मैं कुछ भी बोलूं, कितना सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा जो प्रवृत्ति है, क्योंकि हम प्रवृत्ति है, हमारा दिमाग जो काम करते हैं ना, षड रिपु जो है, वो हर मूवमेंट में, हर सेकंड में हमारे दिमाग में है, चल रहे, तो हमको कभी ना कभी खींच सकते हैं। अच्छा काम करो, ऑफिस में सब कुछ चल रहा है, थोड़ा सा कहीं लोभ आ गया, कोई नारी के जैसे ऑफिस में एक्स्ट्रा मैरिटल से बहुत होता है, ये सब चीज में जब लोग घुसते हैं ना, तो उनका धीरे धीरे पतन चालू हो जाता है। ठाकुर जी बोले जब तक आपका आदर्श प्राण नहीं रहेगा, तो आप इंडिपेंडेंट जो भी हो, स्वतंत्रता आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, राइट। फिर क्या बोलते कि ये ऐक्य अन्नता, एक प्रांता से सब चाहते हैं जीना और बढ़ना। ठाकुर जी बोले ये जीवन का जो नियम है, हमारा जो मंत्र है ना, सब चाहते हैं कि जीना और बढ़ना। इस यूनिवर्सल अर्थ, सार्वभौमिक प्रवृत्ति का बेसिस पर सबको मिलना होगा। इस अर्थ को कंप्लीट फुलफिलमेंट होती है आदर्श, धर्म और संस्कृति को केंद्र में रखकर। अब जितना भी जो भी करो, बट जब तक आपका केंद्र में आदर्श केंद्र में नहीं रह के, सेंटर में ना रख के चलेंगे, तो इस अर्थ को हम, ये यूनिवर्सल अर्थ है, ये जो यूनिवर्सल पावर है ना, सुप्रीम पावर है जो भगवान दिए, हमारा जीन पे ऑलरेडी है, तो जब एम्बाइब है उसको हम जब एंजॉय कर, कब एंजॉय कर पाएंगे, जब तक हम हमारा जीवन में हमारा आदर्श, हमारा धर्म और संस्कृति को केंद्र करके चलेंगे, तो जीवन में वो यूनिवर्सल अर्थ को हम फुलफिल करके एंजॉय भी कर पाएंगे। इसीलिए आदर्श, धर्म और संस्कृति का संचार कर पूर्व देश में यदि सदपुरुष भाव, भावना, आचार व्यवहार की बाढ़ न लाई जाए सके, तो चाहे कितनी भी कोशिश हो, स्थायी ऐक्य का प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा। तो ये बोलते हैं कि जो ये आदर्श, ये संस्कृति को संचार करके देश में उसी भाव से भावना, आचार व्यवहार की बाढ़ ये ना बढ़ाया जाए, आप उसको छोड़ के जितना फाइट करो, जितना आंदोलन करो, मतलब फास्टिंग करो, तो देश में परस्पर में एक यूनिटी, इंडिपेंडेंस मतलब क्या है, एक स्वाधीन हो गया, भारत स्वाधीन हो गया, भारत स्वाधीन मतलब यूनिटी हो गया, एक हो गया, राइट। हम लोग जैसे घर में एक सत्संग है, सत्संग में एक प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हम बैठे हैं कि गुरु भाई बोलते हैं, तो जब गुरु भाई बोलते हैं कि एक यूनिटी है, सत्संग हमारा एक यूनिटी है। जैसे देश एक जब कब यूनिटी होगा, जब एक ही आदर्श को फॉलो करेंगे, तब दोनों सब में जैसे इंटरडिपेंडेंसी स्किल रहेगा, तभी जाके देश आदर्श हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सकता है, एक यूनिटी क्रिएट हो सकता है, तभी जाके देश आगे बढ़ेगा। उसको छोड़ के तो यूनिटी करने के लिए क्या चाहिए, आदर्श ही चाहिए, केंद्र चाहिए, संस्कृति, धर्म चाहिए। तो उसको जब तक हम केंद्र नहीं करेंगे, ठाकुर जी बोले कि इसका बाकी उसको छोड़ के आप कितना भी डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस हो, उसका कुछ मतलब नहीं है। इसलिए चाहिए कि मैम नेतृत्व प्रदत्त व्यक्ति, तो एक लीडर अच्छा से चाहिए, क्योंकि सब लोग तो लीड नहीं करेंगे, तो जो लीडर रहेंगे ना, इसलिए चाहिए कि मैं नेतृत्व प्रधान व्यक्ति। वो कैसा होना चाहिए, फिर बोलते हैं कि वो पकड़कर पूरे देश का जोकर होगा, समुद्र हिमाचल तक को हिला देना होगा, वह भी किसी वासनात्मक भूख में नहीं, बल्कि सत्ता पोषणी भावना से मेरे प्रिय परमेश्वर को मुख पर मुस्कान खिलाने की अभिलाषा में। तो जो कीमैन बनेंगे, जो ये जो नेतृत्व प्रधान व्यक्ति बनेंगे, उसका भी रोल ऐसा रहेगा, मेरा जो ठाकुर जी है, मेरा जो प्रिय परमेश्वर है, उनको लिए, उनको कैसे खुश करूं, उनको खुश करने के लिए हम इतना, जैसे 6 चैप्टर चल रहा है, वो कैसे खुश होते, मतलब वो बोले कि मैं कैसे खुश होता हूँ, मतलब आप किसी के पास बोलोगे, हम वो बोलते नहीं, और ठाकुर जी इतना दया भाव से बता ही दिए मैं कैसे खुश होता हूँ। वो जो मार्ग भी दिए, आज इंडिपेंडेंस का जब बात समझा रहे, कल बहुत सारे हम लोग पढ़ाई कर रहे ना, ठाकुर जी हमको इसलिए ट्यून कर रहे हैं कि हम लोग बिगड़े हुए हैं, हमारा जीन में शायद इतना साल से मुगल थे, अंग्रेज थे, ये थे, मतलब अभी जो भी है, हम जो जीन पे धीरे धीरे जो ठाकुर का जो एनर्जी है, जो भगवान का जो एनर्जी है, वो भी हमारे मन में है,
दिमाग में है उसको कहीं कहीं खो दिए, धीरे धीरे पराधीनता में, मतलब दूसरा चीज कर करके नेगेटिविटी प्रवृत्ति ये सब में बच के ना हम हमारा असली एनर्जी भूल गए। हम जीवन क्यों मिला है और हमारा धर्म क्या है, ठाकुर जी यही समझाना है ये। तो जो नेतृत्व लेगा दक्षता वो पकड़कर पूरा देश को जाके हिला सकता है। उसका जो वास्तविक भूख नहीं है कि वासनात्मक मतलब प्रवृत्ति को लेके जीना, ये उसका भूख नहीं रहेगा। उसका सत्ता पोषणी भावना से मेरा प्रिय परम सर को मुख पर मुस्कान किसे खिलाया जाए, वो अभिलाषा में वो जिएगा। जब वो अभिलाषा में जिएगा, जो आदर्श को लेके जिएगा, संस्कृति को लेके जाएगा, कृष्टि को लेके जिएगा, तो वो बोलेगा कि मेरा मैं जैसे बच पाया, मैं जैसे जीवन ठाकुर जी जैसे खुश होंगे, उसी तरीका से मेरा जीवन में मेरा आदर्श में जो भी मिला है, जो भी मेरा संघ है, जो भी मेरा परिवार है, उनको कैसे अनुप्राणित करूं, उनको भी कैसे लीडरशिप में आगे लेके जाऊं। जैसे अभी हम सत्संग का काम कर रहे हैं कि डीपीआर का काम कर रहे हैं, जैसे अच्छे ऋतिक है, जैसे शशि भाई, बहुत सारे लोग जो अभी आलोचना प्रसंग है करने का क्या मतलब था। हम लोग तो आराम से प्रेयर करके सो सकते थे, जाकर प्रेयर पार्क में ये कर सकते थे। बट ये सब सुनने का माध्यम में धीरे धीरे हम लोग का भी कहीं रिफाइनमेंट होता है। हमारा डेली लाइफ में जब डिसीजन लेते हैं, कहीं गलत हो गया, कहीं खराब हो जाता है, तो ये डिसीजन अगर ठाकुर जी वो स्टेज में होते तो कैसे डिसीजन लेते, कैसे मनुष्य के साथ व्यवहार करना है, कोई तकलीफ में है, कोई प्रॉब्लम में है, मेरा कर्म को कैसे निपुण भाव से नहीं करना है, मुझे प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे दूर रहना है, मुझे आलस्य में कैसा नहीं जाना है, ये सारा चीज तो इसमें सीखते हैं। तो ठाकुर जी बोले धीरे धीरे आप एक आदर्श लीडरशिप आएगा। लीडरशिप चाहते हैं कि मैं ठाकुर जी को कैसे खुश करूं, उसी को खुश, उन्हीं को खुश करने के लिए धीरे धीरे वो स्प्रेड करेंगे लोगों के माध्यम से। तो लोग चेंज होंगे, जब लोग चेंज हो जाएंगे तभी जाके असली स्वाधीनता मिल सकता है देशों को। ठाकुर जी ये भी बोलते हैं, मैं हूं और मेरा ठाकुर है, मैं उन्हीं का हूं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, उनसे प्रेम करता ही मेरा स्वभाव है, मैं उनसे प्रेम करता हूं तो इसीलिए सबको भी प्रेम करता हूं। जो ठाकुर जी है, हम लोग जो जिए हैं, हम लोग सोचते कि नहीं मैं अकेला, मैं मेरा एक अच्छा जॉब मिल गया, मैं घर हो गया, 3 BHK बॉम्बे में घर हो गया, मैं खुश हूँ, ये होगा तो आप जी नहीं पाओगे। आप खुश हो बट आप साइड में किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, फिर आप रॉबरी करेगा, मर्डर करेगा, डकैती करेगा, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो आप शांति में कैसे जियोगे, तो घर में डर ही जियोगे, क्योंकि हम सोशल एनिमल है। तो बाहर जाने के लिए डरोगे, अरे मेरे पास इतना पैसा है शायद कोई लूट ना ला जाए, आप सिक्योरिटी लगाओगे, ये लगाओगे, एनएसजी गार्ड भी लगा दो, फिर भी मन में डर रहता है कहीं कोई कुछ अटैक ना कर दे। तो आप जीवन जो जीने के लिए, खुश करने के लिए इतना सारा जो इकट्ठा किए थे, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, सब कुछ, बट पूरा जीवन आप डर डर में जी रहे हो कहीं लूट ना ले कोई, ये तो जीवन नहीं चाहिए। तो सबसे सुविधा उपाय क्या है, आप भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। दूसरों को बचाने के लिए उसको भी आदर्श प्रणयन होना चाहिए, आदर्श मुख्य होना चाहिए, तभी जाके वो बच सकता है, आप भी खुशी बच सकते हो। इसलिए ठाकुर जी बोले को मैं हूं और मेरा ठाकुर है, मैं उन्हीं का ही हूँ। अगर ठाकुर जी बोल रहे कि देखिए ठाकुर जी ऐसा खुद ठाकुर है, तो मनुष्य को इसलिए बोल रहे कि तू ऐसा ही बोल, मतलब मैं, तू बोल कि मैं हूँ मेरा ठाकुर है। खुद मेरे को एग्जाम्पल देके स्पून फीडिंग करते हैं ना बच्चों को, मैं ठाकुर जी को कैसे बोलूं, मैं दाहिने हाथ में लिखूं, मैं ऐसे ही चलूं, इस सुबह ब्रेकफास्ट करूं, ये सब जैसे ठाकुर जी मेरे से स्पून फीडिंग करवा रहे हैं। अब देखोगे 6th अध्याय चल रहा है, हर सब्जेक्ट में, मतलब हर पेज में वो हमको स्पून फीडिंग करवा रहे, भाई तू ऐसे बोल, बोल कि मैं हूँ, मेरा ठाकुर है, मैं उन्हीं का हूँ, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनसे प्रेम करना ही मेरा स्वभाव है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ इसलिए सबको भी प्रेम करता हूँ, क्योंकि सबके भीतर वही है। ये हमको रियलाइजेशन करवा रहे बार बार कि आप ऐसे ही बन जाओ, जितना जल्दी बनोगे वो गारंटेड है आप बच जाओगे। ये तो कुछ गारंटी नहीं है कि कल कुछ भी ना हो जाए। मतलब ऐसा जो सिचुएशन चल रहा है आज, जॉब लोगों के पास, अब हम देख रहे हैं ना, डेली पेपर में देख रहे, लोगों के पास जॉब जॉब नहीं है, दंगा है, ये है, लोग मर रहे। जैसे अमेरिका में जा रहे थे, अमेरिकन ड्रीम, अच्छे अच्छे इंडियंस, मतलब वहां पे ना सेटल होने के लिए, अभी उनका हालत पूछिए, डर है, डर में जी रहे, कोई कल बाहर मारना दे, कोई जॉब ना चला जाए, कोई वीसा इमिग्रेशन से बाहर ना कर दिया जाए देश में, ये डर में लोग जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास पता नहीं क्या करना है, जीवन कैसे जीना है। एक जीवन तक तो 22-25 साल तक तो पढ़ाई हो गया, सब हो गया, उसके बाद जब फ्री हो गए तो फिर वहां पे डिस्ट्रक्शन चालू हो गया। पैसा तो आया, पैसा को कैसे सही में यूटिलाइज करे, अपना टाइम को कैसे सही में यूटिलाइज करे, अपना एक अच्छा विवाह कैसे, जो जहां पे मन पे हुआ विवाह हो गया। अभी जैसे कोई कल सुन रहा था कि बढ़िया सा कोई बोल रहा है कि मतलब बिना देखे, पहले शशि भाई भी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, पहले मैरिज होता है ना, पहले लड़का लड़की दोनों दूसरे को नहीं देखते थे, तो कोई क्वेश्चन क्या है, तो दोनों में प्रेम कैसा आएगा। तो फिर वही व्यक्ति उनको आंसर दे रहे,
तो आप आपका बच्चे को देखे थे जन्म से पहले ना नहीं देखे थे? तो बच्चे को जब नहीं देखे थे तो आप आपका बच्चे को प्रेम करते हो ना? हाँ करता हूँ, बहुत करता हूँ। तो यही है प्रेम। ऐसा नहीं कि आप दोनों दूसरे को देखो तभी शादी करो तो प्रेम आएगा। प्रेम आने के लिए तो आपको बच्चे को भी नहीं देखे थे। मेरा बच्चा ना लड़का होगा ना लड़की होगा, क्या होगा? जब बच्चा आया प्रेम कहाँ से आया? बहुत प्रेम करता हूँ, राइट? तो यही चीज है, यही जो दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, यूनिवर्सल का लॉ है। तो हम लोग जो यूनिवर्सल लॉ का अपने हिसाब से जब तोड़ मरोड़ते हैं वो टेम्पररी के लिए, तो फिर 20-30 साल के बाद वो खराब हो जाता है। जब खराब होता है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठाकुर जी बोले इसलिए बोलो कि मैं सबको प्रेम करता हूँ, क्योंकि सबके भीतर वही ठाकुर जी है। इस प्रेममय जीवन को जीना ही मैं चाहता हूँ। एक प्रेममय जीवन है, बट आज कहाँ प्रेममय जीवन है? आप एग्जाम्पल ले लो, अब देखो कहाँ प्रेममय है। इजराइल 60-60 हजार गाजा को मार रहा है, ये इसको मार रहा है, प्रेममय खत्म हो गया ना, क्योंकि हम अपना आदर्श को खो दिए। जब आदर्श को खो दिए तो डिस्ट्रक्शन तो गारंटेड है। तो ठाकुर जी बोले अगर प्रेम में जीवन जीना चाहते हो तो आदर्श को पकड़ के चलो, लेकिन मैं अकेला इस तरह नहीं जी सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारा संसार को उसी जीवन प्रेम में उत्पलित कर दूं, ताकि परस्पर आदान प्रदान, सेवा और सहचार्य में निरंतर उन्हीं का उपभोग कर सकूं। यही ठाकुर जी हमको बता रहे कि भाई तू ऐसे बोल, ठाकुर जी को प्रार्थना कर, और मैं जो दिया हूँ इसी आदर्श को जी के एक बार देख, तो कितना प्रेम में, कितना सुंदर में जीवन तेरा जीत लेगा। यही बोल के मैं मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय श्री मनोरंजन दा इस विषय वस्तु का आलोचना किए है। जो आलोचना का मूल विषय वस्तु था इंटरडिपेंडेंस। स्वाधीनता का मतलब, इंडिपेंडेंस का मतलब इंटरडिपेंडेंस, ये सबसे अहम चीज है, पारस्परिक निर्भरता। इंडिपेंडेंस मतलब ये नहीं है कि मैं जो मर्जी करूं। दादा ने एक सुंदर एग्जाम्पल दिया, जेल से कैदी को छोड़ दिया तो कैदी तो इंडिपेंडेंट हो गया, अभी वो कुछ भी कर सकता है, तो वो देश को क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि उसका मनोवृत्ति खराब है, सब गड़बड़ है, तो वो बाहर जाके कुछ भी करेगा। तो अगर इंसान ठीक नहीं है तो इंडिपेंडेंस मिलने का बाद भी ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो बाद में दादा ने लीडरशिप का बात बोले है। लीडरशिप अगर अच्छा नहीं है तो समाज, देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे स्वाधीनता को रक्षा करेगा? जैसे कि एक छोटा सा घटना मैं बताता हूँ। देशबंधु चित्तरंजन दास जब ठाकुर जी से मिलने गए थे, तो ठाकुर जी के पास रहे वो 2-3 दिन। तो बाद में जब बोले कि मैं, ठाकुर जी से आज्ञा ले रहा है कि मैं अभी जाना चाहता हूँ, तो ठाकुर जी बोले नहीं, आज रुक जाओ। तो चित्तरंजन दास बोले कि बहुत काम है, बहुत लोग है, जो मैं नहीं जाऊंगा तो वो सब काम नहीं हो पाएगा। तो मैं नहीं जाऊंगा तो वो सब काम नहीं करेगा कोई। तब ठाकुर जी उनको बोले कि तो आप तो लोग को तैयार नहीं किए हैं। लोग को तैयार, अगर आप, आपके एब्सेंस में देश कैसे चलेंगे? आप तो स्वाधीनता लेके आएंगे, लेकिन आपको लोग को तैयार नहीं करेंगे तो देश तो चलेगा नहीं। स्वाधीनता मिलने के बाद भी ये स्वाधीनता को बर्बाद कर देंगे ये लोग। तो उसी टाइम पे ठाकुर जी यही भी चीज बता दिए थे। और देखो कैसे यही सब चीज वास्तव में अभी दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत सुंदर आलोचना रखे दादा। बाद में दादा ने बोले कि ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे को प्रेम करो, तभी तुम सेव हो जाओगे, तुम उद्धार हो जाएंगे, और साथ साथ जगत भी उद्धार हो जाएंगे। ठाकुर जी को भालोबासो, ठाकुर जी को प्यार करो, तभी तुमको आदर्श प्राण बनोगे। आदर्श होगा तभी स्वाधीनता का कोई सेंस रहेगा, नहीं तो स्वाधीनता का कोई मतलब नहीं है। जिसका जो मर्जी वो करते रहेगा, जैसे आजकल दुनिया देश में दिख